बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन या जिसे यूआरट कहते हैं, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस यूएआरटी, रिसीव एंड ट्रांसमिट। और जिसका जो आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं, जो इमेजेस मैंने भी खोले हुए हैं, ये अगर आपने थोड़ा सा अगर ये आपके ज़माने में हम जब इंजीनियरिंग कर करे थे तो उस ज़माने में इस किस्म के पोर्ट्स हुआ करते थे। आप देखें यहाँ पर इवन माउस और कीबोर्ड जो वो भी सीरियल पोर्ट पे चलते थे। और अभी देखें यहाँ पर आपको यूएसबी आ रहे हैं नज़र यहाँ पर। तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड था जिसमें यूएसबी पोर्ट के साथ, सीरियल पोर्ट के साथ यूएसबी पोर्ट भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। लेकिन पहले जो है वो पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं वो सीरियल पोर्ट के ज़रिए से ही कम्युनिकेशन हुआ करती थी। मेजॉरिटी जो पेरिफेरल्स एक्सटर्नल लगते हैं, जैसे आपने प्रिंटर को कनेक्ट करना है या कोई और एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये एक बहुत पॉपुलर प्रोटोकॉल है जिसमें आप सीरियली डाटा को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो सीरियल डाटा कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर जो है वो आप डाटा को सीरियली ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। एक ही पिन के ऊपर एक आपकी पिन होती है जिसको आप कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके ये एक आपकी पिन है माइक्रो कंट्रोलर की, RX वाली पिन, और एक TX वाली पिन है और एक ग्राउंड। तो बेसिकली ये तीन पिन आपको एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर चाहिए होती हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो मिसाल के तौर पर अगर ये आपके पास एक माइक्रो कंट्रोलर है और ये दूसरा माइक्रो कंट्रोलर है, तो इनकी आपस में कम्युनिकेशन के लिए आप एक तो उनका ग्राउंड कॉमन कर देंगे, एक माइक्रो कंट्रोलर की ट्रांसमिट को दूसरे के रिसीव पे, और वाइस वर्सा उसकी ट्रांसमिट इसके रिसीव के ऊपर लगा देंगे। तो आप इनकी आपस में सीरियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि एक लाइन के ऊपर आपका सारा का सारा डाटा ट्रांसमिट होगा सीरियली, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास पिन जो इस्तेमाल हो रही है वो आपके पास कम हो जाती है। और नुकसान ये है कि ऑब्वियसली अगर आप इसके मुकाबले में पैरेलल कम्युनिकेशन करेंगे तो दैट विल बी मच फास्टर, क्योंकि उसमें आप पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल कम्युनिकेशन मेथड्स हैं। सीरियल कम्युनिकेशन और भी तरीके से होती है, लेकिन ये सबसे पुराना, इवन 8051 जो आपने इस्तेमाल किया था उसमें भी ये UART मौजूद है। इस माइक्रो कंट्रोलर में जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर जो है अगर आप देखेंगे तो USART लिखा होगा, यानी कि ये ना सिर्फ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर सकता है बल्कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी कर सकता है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन और एसिंक्रोनस में क्या फ़र्क है? ये कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आपको साथ क्लॉक ट्रांसमिट नहीं करनी पड़ती, यानी जिस क्लॉक के ऊपर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आपको साथ ट्रांसमिट नहीं करनी पड़ती। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप सिंक्रोनस कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें आपको साथ क्लॉक भेजनी पड़ती है। तो ये जो एडवांस्ड और ये इसका जो एडवांस वर्जन है, जैसे अगर आप 8051 की डाटा शीट खोलें तो उसमें आपको USART नहीं, उसमें आपको UART मिलेगा, ठीक है, जिसमें S नहीं होगा। तो इसमें आप सिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और एसिंक्रोनस भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर एसिंक्रोनस है। और अभी हम क्लास में ज़्यादा एम्फेसिस जो है वो एसिंक्रोनस के ऊपर ही करेंगे। सिंक्रोनस मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा कि जहाँ पर देखिए, अगर आप देखें चैप्टर 16 के अंदर आपके पास यहाँ पर जो एसिंक्रोनस मोड ट्रांसमिशन है वो है। उसके बाद 16.3 और 16.4 में सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। उसको मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा ताकि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर सकें। लेकिन हमारा फ़िलहाल एम्फेसिस जो है वो USART के ऊपर होगा, यानी कि UART के ऊपर होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि आप बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया सीली कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग जस्ट 3 पिन्स। और इसमें आपके पास जो अ, ये मिसाल के तौर पर ये आपकी एक पिन है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक एक माइक्रो कंट्रोल से ट्रांसमिट कर रहे हैं और दूसरे के ऊपर रिसीव कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक ही पिन के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर आप डाटा सेंड करेंगे। तो इसका प्रोटोकॉल कुछ ऐसे होता है कि पहले आप अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, जब आप कोई डाटा ट्रांसमिट नहीं कर रहे, तो आप पिन को हाई रखेंगे, ठीक है। और आपकी स्टार्ट बिट जो होगी वो आप जब लो करेंगे तो उसका मतलब है कि स्टार्ट हो गई है, सही। और आपकी स्टार्ट होगी, और ये एक बिट टाइम, ये एक बिट टाइम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आप एक ख़ास इसकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर इसको ट्रांसमिट करेंगे, और जो रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों के अंदर उस फ्रिक्वेंसी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। यानी कि आप जिस फ्रिक्वेंसी पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, आपका रिसीवर जो है उसको पता होना चाहिए कि आप किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि आपने यहाँ पे जब लो कर लिया तो आपका ये जो रिसीवर है ये इसको मॉनिटर कर रहा है, इस लाइन को। इसने देखा कि लो हो गया, तो इसका मतलब है कि अब डाटा आना शुरू हो जाएगा। तो वो उसको देखें यहाँ पर स्टार्ट, इसने उसको डिटेक्ट कर लिया कि भाई अब ये लो हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब डाटा आने वाला है। तो उसको मालूम है कि कितनी देर बाद पहली बिट आएगी, ठीक है। उसको मालूम है, देखें यहाँ पर पहली स्टार्ट बिट होगी और ये हर बिट का बिट टाइम जो बराबर है, ठीक है। लेट से मैं इसको कर लेता हूँ, लेट से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं इसको कहता हूँ 500 माइक्रो सेकेंड है, ठीक है। तो ये 500 माइक्रो सेकेंड यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। हर हर 500 माइक्रो सेकेंड के बाद जो है वो डाटा चेंज हो रहा है।
अब ये क्या करेगा, जब इसके यहाँ पर लो हो जाएगा तो आपके जो रिसीवर है यहाँ पर, रिसीवर को पता चल गया है कि भाई अब डाटा ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो गया है, और जो पहला डाटा है वो वो इसकी लो होने के, लेट से अगर ये 500 था तो 500 और जमा हाफ ऑफ 500, ठीक है, दैट इज 500 प्लस 250, तो 750 माइक्रो सेकंड के बाद वो पहला सैंपल करेगा, यानी इससे तकरीबन बीच में वो कोशिश करेगा कि इसके बीच में सैंपल करे, और उसके बाद से लेकर वो हर 500 माइक्रो सेकंड के बाद, यानी यहाँ पर उसने सैंपल किया, अब 500 माइक्रो सेकंड के बाद उसको मालूम है कि नेक्स्ट बिट के वो बीच में होगा, तो इसी तरह वो डाटा रिसीव करेगा। और नॉर्मली जो डाटा बिट्स होती हैं वो 8 बिट होती हैं, यानी कि ये D0 से लेकर D7 तक, और ये जो आखिरी बिट है ये ऑप्शनल होती है, ठीक है, इसे 9th बिट कहते हैं, और ये पैरिटी बिट हो सकती है या किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, विच विल सी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये आपके पास कम्युनिकेशन, आपका डाटा चला गया, उसके बाद जो स्टॉप बिट होती है वो हाई होती है, ठीक है, यानी कि अगर आपने इसके बाद फ़ौरन भी अगर कोई और बाइट वर्ड या ट्रांसफ़र करना है तो आपको एक दफ़ा इसको हाई, एक टाइम के लिए, एक बिट टाइम के लिए आपको इसको हाई ज़रूर करना पड़ेगा। तो स्टॉप बिट नॉर्मली एक भी हो सकती है या दो भी हो सकती हैं या इनफैक्ट डेढ़ भी हो सकती है, तो वो बेसिकली डिफरेंट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपका जो रिसीवर और ट्रांसमीटर जो है वो दोनों एग्रीड हों कि आपकी किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ट्रांसमिट कर रहे हैं, कितने डाटा बिट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, और उसकी स्टॉप बिट कितनी होंगी, एक होंगी, दो होंगी, कितनी होंगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा इसका प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर ये काम करता है। फ़ायदा क्या है इसका कि आपको साथ क्लॉक नहीं भेजनी पड़ी, आपने सिर्फ टाइम बेस्ड, आपने सिर्फ इनिशियली फ्रिक्वेंसी के ऊपर फैसला कर लिया कि किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर कम्युनिकेशन होगी, और फिर आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। ऑलराइट, सो आपके पास अगर आप ये देखें, ये मैं आपको फिर भी जस्ट टू शो यू अगेन कि ये आपके पास पोर्ट्स की ये वो शक्ल है जो कि आपको अगर आपको पुराने डिवाइसेस के अंदर नज़र आएगी, और अभी भी आपको इसके कन्वर्टर मिल जाएंगे, यानी USB टू CL कन्वर्टर देखें, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है, USB टू CL कन्वर्टर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जिसमें आप अपने लैपटॉप के ज़रिए से CL कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। राइट, तो अभी हम चलते हैं कि इसका जो डाटा शीट में जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है UART के हवाले से, इसमें जो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन है और जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एज़ यूजुअल हम इसकी लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अगर लाइब्रेरी ना भी हो तब भी आप उसे इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए जो ज़रूरी मेजर SFR की सेटिंग्स हैं उनको भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का हमारा ये टारगेट है। अगर टाइम बच गया तो मैंने आप लोगों के लिए एक सिमुलेशन तैयार रखी हुई है, वो आप लोगों को सिमुलेशन चला कर दिखाएंगे, उसको हम देखेंगे कैसे काम करती है। अगर आज की क्लास में सिमुलेशन नहीं कर सके तो फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। The USART can be configured as a full duplex asynchronous system that can communicate with peripheral devices such as CRT terminals and personal computers. Or it can be configured as half duplex synchronous system that can communicate with peripheral devices such as A to D converter and D to A integrated circuits such as serial EPROMs, etc. तो आपने इसकी दो किस्म की यहाँ पर इसमें ब्रीफली ये भी बता रहे हैं कि दो किस्म की इसमें कम्युनिकेशन है, एक है फुल ड्यूप्लेक्स और एक है हाफ ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स क्या होती है, यानी कि आप बोथ वेज एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जब कोई ट्रांसमिट कर रहा है तो आपको दूसरे की उनकी उसकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसा वॉकी टॉकी में आप जब बात करते थे, अगर आपको याद हो, अगर आपने कभी बचपन में खेला हो, तो उसमें हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है, यानी जब एक बात करो तो दूसरा बात नहीं कर सकता, उसे कहते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। और फुल ड्यूप्लेक्स जैसे आप आजकल फ़ोन में बात करते हैं कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन एक साथ हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि ये UART जो है वो ये दोनों मोड में काम कर सकता है, यानी कि एसिंक्रोनस में फुल ड्यूप्लेक्स में भी, और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हाफ ड्यूप्लेक्स होगा। क्योंकि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, जो हम अभी इसका देख रहे थे, इधर देख रहे थे, ये देखिए, अब इसमें ये देखिए कि आपके पास इसमें 3 पिन है, एक RX है, TX है और ग्राउंड है। हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, ठीक है। एसिंक्रोनस यानी वो क्लॉक के ऊपर बेस नहीं है, उसमें आपके पास एक पिन के ऊपर आप जब ट्रांसमिट करें तो दूसरी के ऊपर से आप रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सिंक्रोनस कम्युनिकेशन करेंगे तो इन दोनों में से एक जो है वो क्लॉक बन जाएगी, तो आपके पास कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ एक ही लाइन बाकी बचेगी, तो उसमें आप एक वक्त में एक तरफ ही डाटा सेंड कर सकते हैं। मेन वजह सिंक्रोनस में वन वे की यही है कि आपके पास हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन या वन वे कम्युनिकेशन इसलिए होती है क्योंकि उसमें लाइन एक बच जाती है, एक लाइन जो है वो क्लॉक के लिए इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। सो कीपिंग सिंक्रोनस कम्युनिकेशन फॉर लेटर, लेट्स कम बैक टू एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इन ऑर्डर टू कन्फिगर पिन्स, आपकी RC6
और RC7। ठीक है, RC6 RC7 अगर मैं यहाँ पर आपको इसमें दिखा दूँ प्रोटीएस में, तो आपकी ये आपके पास देखें RC6 RC7, ठीक है, पिन 25 पिन 26 आपके 18F452 के अंदर आप सीरियल कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, देखें से लॉजिकल सी बात है, अगर आपने इसमें ट्रांसमिट करना है तो इसको आउटपुट डिक्लेयर करना होगा, यानी कि RC6 को आपने आउटपुट डिक्लेयर करना होगा, और यहाँ से आप RX यानी रिसीव कर रहे हैं तो इसको RC7 को आपको एज एन इनपुट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने इसकी बता दिया कि ये इसके लिए क्या मेजर सेटिंग्स होगी। SPEN एक SFR की बिट है, यानी कि SPEN सीरियल पोर्ट इनेबल। ठीक है, जब तक आप ये नहीं करेंगे आपका सीरियल पोर्ट काम ही नहीं करेगी। तो मेजर जो उन्होंने सेटिंग्स बता दी हैं कि उसके लिए बिफोर यू स्टार्ट सीरियल कम्युनिकेशन, एक तो है कि आपने सीरियल पोर्ट को इनेबल करना है। ये कहाँ पर है SPEN, ये हम देख लेते हैं, ये उन्होंने बल्कि रेफरेंस भी दिया हुआ है। और दूसरा ये कि आपने इसको आपने एज एन आउटपुट डिक्लेयर करना है, ट्रिस 6 को और 7 को एज एन इनपुट। ठीक है, तो ये बेसिक सेटिंग्स जो उन्होंने हमको बता दी हैं। और उसके लिए जो दो मेजर SFRs मौजूद हैं, ठीक है, दो मेजर SFRs हैं, वो उसको ट्रांसमिट स्टेटस रजिस्टर और रिसीव स्टेटस रजिस्टर। ठीक है, ये दो मेजर SFRs इसके अंदर मौजूद हैं जो कि सेटिंग्स के लिए होते हैं। ठीक है, जो डाटा ट्रांसमिट करना है वो कहीं और पर सेव होगा, लेकिन इनकी सेटिंग्स के लिए जो मेजर रजिस्टर्स हैं SFRs वो हैं ट्रांसमिट TXSTA और RCSTA। ये दो मेजर SFRs हैं आपके पास। ठीक है, तो ये ट्रांसमिट SFR के कुछ चीज़ों को हम अभी देखेंगे, कुछ को जब ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त देखेंगे। ठीक है, ये क्लॉक सोर्स सेलेक्ट बिट, ये 8 सेकंड्स कम्युनिकेशन में इसका कोई काम नहीं है, इसलिए फिलहाल इसको आप सेट करें या रीसेट करें, 0 रखें 1 रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब सिंक्रोनस मोड होगा तो एक से मास्टर एक से स्लेव, वो हम बाद में जब देखेंगे सिंक्रोनस मोड को, फिर देखेंगे मास्टर मोड और स्लेव मोड क्या होता है। सो अभी इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। TX9, अब इसमें एक ऑप्शन होता है कि आप 8 बिट, आपके डाटा बिट 8 है, ट्रांसमिट करेंगे या 9। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाया था इमेज, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी 8 बिट जा रही हैं। ठीक है, यहाँ 8 बिट या 9 बिट, आपने 9th बिट को भेजना है कि नहीं भेजना है, यहाँ पर भी देखा है ऑप्शनल लिखा हुआ है। तो आप 8 बिट भेजना चाहते हैं या 9 बिट भेजना चाहते हैं, ये आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेलेक्ट 9 बिट ट्रांसमिशन, सेलेक्ट 8 बिट ट्रांसमिशन। ट्रांसमिट इनेबल, ऑब्वियसली इनेबल करने के लिए अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका ट्रांसमिशन नहीं होगी। ये सिंक USART मोड सेलेक्ट, आपने सिंक्रोनस मोड है या एसिंक्रोनस मोड है। तो फिलहाल क्योंकि हम एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम इसकी वैल्यू को 0 सेट करना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद ये है हाई बॉड रेट सेलेक्ट। ये अब जब मैं बॉड रेट, अब बॉड रेट क्या होता है, बॉड रेट होता है कि आपकी कितने बिट्स पर सेकेंड, जो आपने जैसे मैंने आपको ब्रीफली बताया था कि जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसने सैंपल करना है, जो रिसीव कर रहा है उसने सैंपल करना है, तो उसको इन दोनों की एक एग्रीड अपॉन फ्रिक्वेंसी होगी, उसे बॉड रेट कहते हैं, और वो बिट पर सेकंड में मेजर की जाती है, कितने बिट्स पर सेकंड में आप ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो उसकी सेटिंग में आप हाई बॉड रेट और लो बॉड रेट, ये हम जब कैलकुलेशन करेंगे तब हम इसको देखेंगे। बहरहाल तो हाई बॉड रेट और लो बॉड रेट में सिर्फ एक डिवाइडिंग फैक्टर चेंज हो जाता है, तो उससे आप हाई स्पीड और लो स्पीड, यानी कि आपने कम्युनिकेशन करें उसके हिसाब से हम इसको सेटिंग करेंगे। ये ज़्यादा क्लियर होगा जब हम बॉड रेट कैलकुलेशन कर रहे होंगे। ठीक है, ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर स्टेटस बिट, ये आपके पास सिर्फ स्टेटस बिट्स हैं। ये देखें, ये आपके पास स्टेटस बिट है। स्टेटस बिट यानी कि आपके पास, अभी जब हम इसको ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि वो आपके पास जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो शिफ्ट रजिस्टर के ज़रिए से होता है, उसको TSR कहते हैं। वो जब खाली हो जाएगा तो उसमें यहाँ पर आपके पास फ्लैग जनरेट हो जाएगा। इसको इंशाल्लाह मैं दोबारा आई विल कम बैक टू दिस, सो दिस विल बिकम क्लियर। अच्छा, और 9th बिट, आपके पास जो डाटा आपने भेजना है, अब ये 8 बिट का देखें ये डाटा है ना, ये जो डाटा है ये एक रजिस्टर के अंदर पड़ा होता है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, उस रजिस्टर के अंदर 8 बिट आती हैं, तो जो 9th बिट है वो कहाँ से उठाएगा, अब उसने सेंड करना ना बारी बारी डाटा, यहाँ से वो एक रजिस्टर है वहाँ से डाटा उठाएगा और सेंड करेगा। उस रजिस्टर के अंदर 8 बिट आ सकती हैं। जो नवी बिट है यानी 9th बिट, वो जो है वो इस SFR के अंदर सेव होगी, और वो ये TX9 के अंदर। ठीक है, तो वो यहाँ पर सेव होगी, यहाँ से उठा के जहाँ जो आप बिट सेव करेंगे उसको उठा के वो ट्रांसमिट करेगा एज द 9th बिट। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास रिसीव स्टेटस रजिस्टर है। रिसीव स्टेटस रजिस्टर की जो बिट 7 है वो है सीरियल पोर्ट इनेबल, यानी कि इसको अगर आपने 0 कर दिया तो आपका सीरियल पोर्ट काम ही नहीं करेगा। और इसी तरह रिसेप्शन में आपने 9 बिट रिसीव करने हैं या 8 बिट रिसीव करने हैं। अगर आप 8 बिट ट्रांसमिट कर रहे हैं तो यहाँ पर रिसीव भी 8 बिट कर रहे होंगे, और अगर 9 बिट ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आप रिसीव भी 9 बिट कर रहे होंगे। इनकी आपस में मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये सिंगल रिसीव इनेबल और ये कंटिन्यूस रिसीव इनेबल, यानी कि आपने एक वक्त में एक
डाटा पैकेट, एक डाटा का पैकेट, आपने एक पैकेट में क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, ये पूरा पैकेट आपके पास है, ठीक है। इस पैकेट में ये आपके पास स्टार्ट बिट और ये पूरा आपके पास स्टॉप बिट तक एक डाटा पैकेट आपने रिसीव करना है, या बार बार आप करना चाहिए कि मुसलसल डाटा आता रहे और आप उसे रिसीव करते रहें। तो इन इसकी सेटिंग से के जरिए से होगा, ठीक है। अभी हम इसको ब्रीफली देख रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह विल कम एंड लुक एट द डिटेल्स। एड्रेस डिटेक्ट इनेबल बिट, इसको मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जितनी मेरी अभी तक अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि आपके पास जो 9th बिट है वो 9th बिट आपकी एड्रेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। तो अभी जो मेरी करंट अंडरस्टैंडिंग है, विच मे बी इनकरेक्ट, अभी तक जितना मैंने इसको स्टडी किया है, मैंने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया, सो आई कैन नॉट बी फॉर श्योर। जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये कि ये एड्रेस, अगर ये एड्रेस बिट है, मिसाल के तौर पर जो 9th बिट है, जो 9th बिट हम देख रहे हैं, ये 9th बिट है, ये एड्रेस बिट बताएगी कि ये डाटा जो है ये किसके लिए है, कौन सी डिवाइस के लिए। अगर एक बिट का अगर एड्रेस है तो उसका मतलब है डिवाइसेस ज़्यादा से ज़्यादा दो ही हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बिट से अगर आपने दो चीज़ों को की एड्रेसिंग करनी है तो हमें मालूम है वो 2n के बराबर होता है। तो एक बिट में तो आप टोटल ज़्यादा से ज़्यादा दो डिवाइसेस को ही एड्रेसिंग कर सकते हैं। तो आपका आखिरी बिट जो है वो उस डिवाइस का एड्रेस हो सकता है जिसके लिए आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। आई विल रिपीट कि ये भी मेरी करंट अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने अभी स्टडी किया है, और मैंने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया, सो आई कैन नॉट बी फॉर श्योर। इसको जब इस्तेमाल करेंगे देन वी कैन लुक इट अप, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेंगे, अगर कभी इस्तेमाल करना पड़ा देन विल लुक अप, विल एक्सप्लोर इन डिटेल। अभी करंटली दिस इज द करंट इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव, ओके। सो ये हो गया मेरे पास एड्रेस डिटेक्ट इनेबल, ठीक है। इनेबल्स एड्रेस डिटेक्शन, इनेबल इंटरप्ट एंड लोड। अगर आप इसको इनेबल एड एन को अगर आप 1 कर देंगे तो इनेबल्स एड्रेस डिटेक्शन, इनेबल इंटरप्ट एंड लोड ऑफ द रिसीवर बफर व्हेन RS8 इज सेट। तो ये बेसिकली, और डिसेबल्स एड्रेस डिटेक्शन, ऑल बाइट्स आर रिसीव्ड एंड 9th बिट कैन बी यूज्ड एज पैरिटी बिट, ठीक है। तो जब आप 0 करेंगे तो 9th बिट सबको रिसीव कर लेगा, अगर नहीं करेंगे तो वो इसको एज आखिरी बिट को एज एड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक है। वो आखिरी बिट कहाँ पर सेव होगी, जैसे हमने कहा वो आखिरी बिट जो रिसीव हो रही आप सेंड यहाँ पर कर रहे हैं, इसके अंदर ये देखें RTXT ना, इस बिट के अंदर, इस बिट के अंदर जो डाटा होगा इट कैन आइदर बी पैरिटी और इट कैन बी फॉर यूज फॉर योर एड्रेसिंग एज वेल, ठीक है। वो कैसा है अभी फिलहाल हम इसको विल जस्ट इग्नोरिंग इट राइट नाउ, हम समथिंग दैट वी कैन डू लेटर ऑन, ठीक है। ये एरर्स क्या होते हैं, फ्रेमिंग एरर क्या होते हैं, ओवररन एरर क्या होते हैं, ठीक है। ये आपके पास जब डाटा रिसीव, अब ये आपका SFR है रिसीव करने के लिए, आपके पास डाटा रिसीव हो रहा है, अगर डाटा रिसीव ठीक नहीं हुआ, उसमें कोई एरर है, तो दो किस्म के पॉपुलर एरर हैं, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर बिट सेट कर दिए हैं, ठीक है। एक है FERR फ्रेमिंग एरर और दूसरा है OERR यानी ओवररन बिट, ठीक है। ये क्या होते हैं एरर्स, इसके लिए जस्ट नीड टू लुक इट अप। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको रादर देन जस्ट शोइंग टेलिंग यू, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों को तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। अगर मुझे नहीं मालूम था कि फ्रेमिंग एरर बिट क्या होता है, या मैं भूल गया था, फ्रैंकली मुझे नहीं याद था कि फ्रेमिंग एरर क्या होता है, तो मैंने क्या किया, मैं गूगल पे गया, मैंने लिखा व्हाट इज़ फ्रेमिंग एरर इन UART, ठीक है। उसने यहाँ पर सामने मुझे बता दिया कि फ्रेमिंग एरर क्या होता है। UART विल डिटेक्ट फ्रेमिंग एरर व्हेन इट डज नॉट सी स्टॉप बिट एट द एक्सपेक्टेड स्टॉप बिट टाइम, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि आपके पास स्टॉप बिट टाइम एक्सपेक्टेड क्या होता है, अगर यहाँ पर आ रहा है आपके पास, ठीक है, आपने 8 लेट से आपने 9 बिट रिसीव कर रहे थे, आपने 9th बिट रिसीव कर ली है, अब अगली बिट हाई होनी चाहिए ज़रूरी, क्योंकि आप यहाँ पर ये हाई हो जाएगा ना, यहाँ तो डाटा है यहाँ से D0 से लेकर D7 और PB तक यानी पैरिटी बिट तक, यहाँ तक डाटा कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन जो आखिरी बिट है इसको हाई होना ज़रूरी है क्योंकि ये स्टॉप बिट है। अगर यहाँ स्टॉप बिट आनी थी और नहीं आई तो वो एरर जनरेट कर देगा, और एरर जनरेट करके क्या करेगा, इस बिट को, ये फ्रेमिंग एरर जो है वो ये बिट हाई हो जाएगी। तो ये आपका फ्लैग है, इसको आप खुद सेट नहीं कर सकते, ये डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा, जो डाटा आप रिसीव करेंगे उसमें फ्रेमिंग एरर है कि नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा क्या है, ओवररन एरर बिट क्या होती है, उसको भी मैंने लुकअप कर लिया, ये मुझे नहीं आता क्या होता है, आई जस्ट लुक्ड इट अप। ओवररन एरर व्हेन अनदर बाइट of data arrives even before the previous byte has not been read from the UART receive buffer। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास ये जो डाटा रिसीव होता है, ये डाटा रिसीव होता है, ये सीरियली होता है, इसको अब इंशाल्लाह इसके भी हम इसका जब इसकी ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे, जो डाटा रिसीव होता है, जो पूरा रिसीव हो जाता है तो वो बफर के अंदर मूव हो जाता है। अब आपके पास मिसाल के तौर पर आपने जो बफर है, बफर के में से आपने डाटा अभी रीड ही नहीं किया, उसको अपने खाली नहीं किया और नया डाटा आना शुरू हो गया, ठीक है। तो बफर में से अगर आप डाटा आपने रीड ही नहीं किया और नया डाटा आना शुरू हो गया तो उसका मतलब है आप वो जो पुराना डाटा है वो किधर जाएगा, वो आपका लूज हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो वो इस ओवररन बिट को हाई कर देगा, यानी कि आपका पुराना डाटा ओवररन हो गया, उसके ऊपर जो है वो कुछ और राइट होना शुरू हो गया, ठीक है। और ये वो 9th बिट है जो कि TX9 जो कि यहाँ से सेंड होगी, जो आप यहाँ से सेंड करेंगे, जो बिट आपने यहाँ राइट की थी आखिरी 9th बिट,
जो आपने सेंड की थी वो जब रिसीव होगी तो वो इस फ्लैग में, इस बिट में, फ्लैग पोजीशन पे ऊपर या बिट के ऊपर आके सेव हो जाएगी. सो यू कैन रीड दिस, राइट. सो दिस वाज द बेसिक एसएफआरस. अब हम थोड़ा सा इसका देखेंगे, इसका किधर गया, इसका फ्लो चार्ट किधर गया. लेट मी, इसका ब्लॉक डायग्राम मिस कर तो नहीं कर दिया मैंने, अब वो आगे आ रहा है, ठीक है. सो वी विल लुक एट द ब्लॉक डायग्राम. बल्कि मैं आपको थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम, चलें बोर्ड, ये ना बोर्ड कैलकुलेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है, ठीक है. सो ये बोर्ड क्या होता है, यहीं कि जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ट्रांसमिशन हो रही है उसको हम थोड़ा सा भी पोस्टपोन कर रहे हैं. सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है. सो तीन हमारे पास पिन्स हैं, हमने देख लिया यहाँ पर. तीन हमारे पास पिन्स हैं जिनके जरिए से कम्युनिकेशन होगी, RX, TX और ग्राउंड, ठीक है. जब ट्रांसमिट करना होगा तो डाटा यहाँ से ट्रांसमिट होगा, सारा डाटा इसी पिन से ट्रांसमिट होगा और इसके RX में चला जाएगा, जो भी डिवाइस है. रिसीव करना होगा तो यहाँ से रिसीव होगा. तो अब रिसीव और ट्रांसमिट करने के जो अंदर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो आर्किटेक्चर है उसका ब्लॉक डायग्राम हम यहाँ पर देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट. सो मुझे नहीं लग रहा कि आज जो है मैं पूरा आपको कवर करा सकूंगा विद एग्जांपल. सो आज का लेक्चर में खासी थ्योरी पर ही खत्म हो जाएगा. बहरहाल, सो लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस. ओके. सो USR एसिंक्रोनस मोड को अभी हम देख रहे हैं, सिंक्रोनस मोड को नहीं देख रहे. USR ट्रांसमिट्स एंड रिसीव्स द LSB फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले अगर आप यहाँ पर साथ साथ में आपको दिखा दूँ, ये आपके पास ब्लॉक डायग्राम है ट्रांसमिशन का. ये आपका ट्रांसमिशन यूनिट है, ये आपकी पेन है यहाँ पर, ये पेन है जो जिससे डाटा ट्रांसमिट होगा, ठीक है. और आपके पास जो डाटा है, मैं आपको ब्रीफली वैसे जनरल एक्सप्लेन कर दूं, फिर इंशाल्लाह हम उसको टेक्स्ट को पढ़ के एक एक चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल से देखेंगे. सो जनरली स्पीकिंग अगर आप देखें कि ये आपके पास वो शिफ्ट है, जैसे TSR रजिस्टर जो है ये वो शिफ्ट रजिस्टर है जिसके अंदर LSB यहाँ पर आएगी और MSB यहाँ पर आ रही है. 7 बिट भी हो सकती हैं और 8 भी हो सकती हैं, सॉरी 8 बिट, यानी कि ये 9th बिट है बेसिकली. दिस इज नॉट 8, ये 0 से लेकर स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये 9th बिट है. तो ये सब यहाँ पर इस रजिस्टर में लोडेड होंगे और जो बिट यहाँ पर आपको नजर आ रही है वो बिट इस बफर के अंदर जाके यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी, यानी कि जो आपने फेंकनी है वो बफर होता है जो कि थोड़ी देर के लिए डाटा को होल्ड करता है. तो इस बफर के अंदर डालेंगे और ये पिन से ट्रांसमिट हो जाएगी. उसके बाद जो हमारा टाइम फिक्स है, लेट से हमने जो बॉड रेट था, ठीक है, उस बॉड रेट लेट से हमने जो एग्जांपल ली थी कि लेट से 500 माइक्रो सेकंड के बाद, तो हर 500 माइक्रो सेकंड के बाद ये रजिस्टर राइट शिफ्ट हो जाएगा और ये डाटा बिट ड्रॉप हो जाएगी, यानी कि ज़ाया हो जाएगी जो LSB, और जो अगली बिट यहाँ पर आ जाएगी. जो बिट यहाँ पर आएगी वो बिट बफर में ट्रांसफर होकर आगे पिन के ऊपर चली जाएगी. तो आहिस्ता आहिस्ता ये शिफ्ट होता जाएगा. तो ये एक शिफ्ट रजिस्टर है, ये उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर शिफ्ट कर रहा होगा जो कि आपने बॉड रेट सेट किया हुआ है, ठीक है. कितने बिट पर सेकंड, कितने सेकंड, एक सेकंड में कितनी दफ़ा बिट को उसने यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है. तो बेसिकली आपका काम क्या होगा कि आपने यहाँ से ये रजिस्टर आपकी एक्सेस में होगा, TX रेज आपकी एक्सेस में होगा, उसके अंदर आप डाटा लोड कर देंगे. आपने डाटा लोड कर दिया तो वो क्या करेगा, वो इस डाटा को इस TSR रेज, TX रेज जो है वो TSR रजिस्टर के अंदर डाटा को लोड कर देगा, फेंक देगा सारा का सारा डाटा. ये TSR रजिस्टर आपके एक्सेस में नहीं है, यानी कि आप प्रोग्रामिंग के जरिए से TSR के अंदर कुछ डायरेक्टली राइट नहीं कर सकते. आप ये नहीं कर सकते TSR इक्वल टू समथिंग, लेकिन TX रेज जो है वो आपके कंट्रोल में है, यानी TX रेज को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. आप यू कैन राइट TX रेज इक्वल टू समथिंग, जैसे हम देखेंगे इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग में. तो ये काम आप कर सकते हैं. जब इसके अंदर आप डाल देंगे तो वो डाटा है वो इस TS रेज के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके बाद ये शिफ्ट होने लगेगा. ये TX9D ये वो आपकी 9th बिट है जो कि आप ट्रांसमिट करें या ना करें, ठीक है. दिस इज़ दी 9th बिट जो कि आपने ट्रांसफ़र करनी है. ये बॉड रेट जनरेशन के लिए है. ये SPBRG जो है बॉड रेट जनरेटर है, यानी कि किस बॉड रेट के ऊपर, किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर इसने इसको शिफ्ट करना है. जब ये रजिस्टर खाली होगा तो ये फ्लैग सेट हो जाएगा, यानी कि जब आपने इसमें डाटा लोड किया और डाटा लोड होकर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये खाली हो जाएगा, इंडिकेट करेगा भाई ये जगह खाली होगी, अब आप इसमें कुछ और डाल सकते हैं. ये आप अगला डाटा लेट से मैंने मुसलसल बहुत सारा डाटा ट्रांसमिट करना है, तो मैंने पहला डाटा यहाँ डाला, वो यहाँ ट्रांसमिट हो गया, अब वो ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है. अब तो मैंने अब अगला डाटा यहाँ पर मैं फिलअप कर सकता हूँ इसमें. तो ये TXIF खाली हो जाएगा, तो ये आप चाहें तो इससे इंटरप्ट भी जनरेट हो जाएगा कि मुझे पता चल गया कि TX रेज जो है वो खाली हो गया, अब मैं नई डाटा बाइट को ट्रांसमिट कर सकता हूँ. तो वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, तो वो यहाँ पर पड़ी रहेगी जब तक ये खाली नहीं होगा. जब ये खाली हो जाएगा, जब TSR रेज खाली हो जाएगा तो ये आपके पास TRMT ये जो फ्लैग है ये सेट हो जाएगा. ये इससे ये पता चल जाएगा कि ये जो शिफ्ट रजिस्टर है TSR ये खाली हो गया. जब ये खाली हो जाएगा तो ये इसमें लोड हो जाएगा, TX रेज जो नया आपने डाटा बाइट सेट करनी है वो यहाँ पर लोड हो जाएगा. तो जनरली ये इसका
सिस्टम है काम करने का, इसको हम इंशाल्लाह पढ़ के एक एक सेंटेंस को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट, सो USART ट्रांसमिट्स एंड रिसीव LSB फर्स्ट. तो सबसे पहले LSB जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है सबसे पहले वो ट्रांसमिट होगी. ठीक है. The USART transmitter and receiver are functionally independent but use the same data format and baud rate. तो इंडिपेंडेंट है यानी कि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. ऐसा नहीं कि जब आप ट्रांसमिट करें तो आप रिसीव नहीं कर सकते, आपस में इंडिपेंडेंट है, लेकिन बॉड रेट एक ही होना चाहिए. ठीक है. बॉड रेट और डाटा फॉर्मेट आपने ये नहीं कि आपने 9 बिट किया हुआ है, 8 बिट किया हुआ है, जो आपने सेटिंग की हुई है इसकी, वो सेटिंग दोनों के लिए एक होंगी, लेकिन वो दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं अपने अपने टाइम पर. राइट. सो parity is not supported by the hardware but can be implemented in software and stored as the 9th data bit. तो कुछ ऐसे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं जो कि पैरिटी बिट खुद क्रिएट करते हैं, खुद जनरेट करते हैं. अब पैरिटी क्या होती है, आई डोंट नो आपने कभी इसको पहले देखा है कि नहीं देखा. सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि पैरिटी क्या होती है, इन केस कि आप लोगों को किसी को नहीं पता कि पैरिटी क्या होती है. पैरिटी होती है कि आपके पास मिसाल के तौर पर अभी हम देख रहे हैं कि अगर हमने 8 बिट भेजनी है, ठीक है, 8 बिट में टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने, यू कैन इजीली काउंट. तो आपके अंदर प्रोग्राम के अंदर टोटल नंबर ऑफ वंस जो हैं वो आपके ऑड नंबर है या इवन नंबर है. ठीक है. आपके पास अगर मिसाल के तौर पर 8 बिट का डाटा है, ठीक है, मैं आपके पास 11 और 1101. ठीक है. अगर ये आपके पास नंबर है मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वंस कितने, 1 2 3 4 5 6. तो आप इसके अंदर 6 वन है. आप क्या करेंगे, जो आखिरी बिट होती है ना, आखिरी बिट आपको जो पैरिटी बिट होती है वो आप कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. ये पैरिटी बिट है मिसाल के तौर पर, मैं इसमें 0 लिख दिया, आई शुड नॉट राइट इट 0, लेट मी जस्ट डिलीट दिस. ठीक है. तो जो आपकी पैरिटी बिट है वो पैरिटी बिट, लेट से मैं कहता हूँ कि मैं इवन पैरिटी ट्रांसमिट करूंगा, इवन पैरिटी, लेट मी राइट इट ई. ठीक है. इवन पैरिटी का क्या मतलब है कि जो भी डाटा होगा उसमें मैं टोटल नंबर ऑफ वंस को इवन करके भेजूंगा. यानी मैं जब ट्रांसमिट कर रहा हूँ, ये मैंने पूरे बाइट ट्रांसमिट करनी है. ठीक है. और मैं कहूँगा मैं इवन पैरिटी के साथ ट्रांसमिट कर रहा हूँ. इसका मतलब है कि अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वंस, अभी देखें, अभी यहाँ पर 6 वंस है ना, 1 2 3 4 5 6 वंस हैं. तो अगर मैंने यहाँ पर एक और 1 डाल दिया तो ये टोटल नंबर ऑफ वंस अब 7 हो जाएंगे, जो कि इवन है, 1 2 3 4 5 6 और 7. तो दिस इज रॉन्ग. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी जगह में 0 भेज दूंगा. अगर मैंने इवन प्रायोरिटी सेट की हुई, अगर मैंने ट्रांसमीटर, रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों के अंदर ये म्यूचुअली एग्रीड होता है, मैंने ट्रांसमीटर को जो रिसीवर होगा उसको बताया होगा कि मैं इवन प्रायोरिटी से भेज रहा हूँ, यानी जितने भी वन आएंगे उनकी टोटल तादाद जो है वो इवन होनी चाहिए. तो डाटा तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, डाटा तो ऑड भी हो सकता है. तो ये पैरिटी बिट मेरे कंट्रोल में होती है. तो मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे पास ये नंबर है जिसमें पहले से इवन नंबर ऑफ वंस हैं, तो यहां पर मैं पैरिटी बिट 0 सेंड करूंगा. लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसमें जिसमें लेट से मिसाल के तौर पर इस 1 की जगह यहाँ पर 0 होता, ठीक है, इस 1 की जगह यहाँ पर 0 होता, इस 1 की जगह अगर यहाँ पर 0 होता, तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 वन हो गए. तो अब मैं क्या करूंगा कि जो पैरिटी बिट है उसको मैं 1 भेज दूंगा. अब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करें, 1 2 3 4 5 और 6. तो जब भी डाटा सेंड होगा वो पैरिटी बिट हर बाइट के साथ, यानी हर डाटा पैकेट के साथ, हर वर्ड के साथ पैरिटी जो है वो पैरिटी बिट चेंज की जाएगी. ठीक है. तो ये इस लाइन में ये बता रहे हैं कि आपकी जो पैरिटी बिट है वो आपकी हार्डवेयर जनरेटेड नहीं है. यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपने आप डाटा को वो आपका माइक्रो कंट्रोलर खुद ही रीड करे, आपका जो आपने डाटा है सेंड किया उसको खुद ही रीड करे, और जो पैरिटी बिट है यानी ये जो आखिरी बिट है उसको खुद ही सेट कर दे. ऐसा नहीं होगा. आपको क्या करना पड़ेगा, आप खुद ही उसको सॉफ्टवेयर में, उसको नहीं, आप ऐसा कोड लिखेंगे जिसमें आप उसके नंबर ऑफ वंस को कैलकुलेट करके और पैरिटी बिट को उसके हिसाब से, कुछ कोड लिखने को इतना मुश्किल काम तो नहीं है, और उसको उसकी जो पैरिटी बिट है उसको यहाँ पर TXT9 जो हमने देखा था SFR के अंदर बिट, उसके अंदर उसको डाल देंगे. तो ये बता रहे हैं कि ये मैनुअल है. ठीक है. पैरिटी बिट इज नॉट सपोर्टेड बाय द हार्डवेयर बट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर एंड स्टोर्ड एज अ 9th बिट. ठीक है. 9th बिट आप स्टोर करेंगे और उसको खुद ही आपने इसके अंदर TX90 के अंदर अगर आपने डाल दिया पैरिटी बिट को, तो वो डाटा बाइट के बाद वो खुद ही आगे ट्रांसमिट हो जाएगी ऑटोमेटिकली. ऑलराइट. द USART asynchronous module consists of following important elements. अब asynchronous मॉड्यूल के अंदर यानी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं. एक है बॉड रेट जनरेटर, उसको हमने भी नहीं देखा, देखेंगे. सैम्पलिंग सर्किट, यानी कि अगर आपने डाटा को आप सेंड कर रहे हैं तो उसको सैंपल करना होगा. ठीक है. उसको कोई ऐसी चीज़ है जो कि उस डाटा को सैंपल कर सके. एसिंक्रोनस ट्रांसमीटर, एसिंक्रोनस रिसीवर. तो ये आपके पास सारी चीज़ें होंगी तो आपकी सीरियल कम्युनिकेशन हो सकती है. एंड वी शुड हैव
a good understanding of all of these कि ये सब क्या होते हैं. USART asynchronous transmitter. The heart of the transmitter is transmit serial shift register. TSR ये है आपके हमने देख लिया. TSR इसका मेन इसकी हार्ट है, इसका मेन इसकी मशीन यही है. और द शिफ्ट रजिस्टर obtains its data from read write transmit buffer TX reg. जैसे मैंने कहा TX reg से ये डाटा अपने अंदर लेकर आएगा. The TX reg is loaded with data in software. यानी कि TX reg का हमारे पास एक्सेस है. हम अपने सॉफ्टवेयर कोड के जरिए से TX reg के अंदर जो भी डाटा डालेंगे वो खुद ही इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा. As soon as the stop bit is transmitted, मेरे को मिस तो नहीं कर दिया लाइन. The TSR register is not loaded until stop bit has been transmitted from the previous load. ठीक है. अगर आपने इसके अंदर मैंने लोड कर दिया तो ये इसने इसको ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया. जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर डाल दिया इसने सबसे पहले LSB ट्रांसमिट होगी, फिर शिफ्ट करेगा, फिर उसके बाद वाली बिट, फिर शिफ्ट करेगा, फिर उसके बाद वाली बिट, जब तक आखिरी आपके पास ये MSB 9th बिट, और फिर उसके बाद ये खुद ही 60 स्टॉप बिट भी भेजेगा. जब तक ये आपके पास स्टॉप बिट ट्रांसमिट नहीं होती तब तक TSR के अंदर आप नई वैल्यू लोड नहीं होगी. और ये लोड आप खुद नहीं करेंगे. अगर आपने क्या करना होगा, सिर्फ आप इसके अंदर डाटा को डाल देंगे. जैसे ही ये खाली होगा, और वो इससे पता चलेगा, जैसे ही वो खाली होगा तो इसके अंदर खुद ही ये लोड कर देगा नई वैल्यू को और इसको ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा. वंस द TX reg register, ऑलराइट, as soon as the stop bit is transmitted, the TSR is loaded with new data from TX reg register if available. अगर आपने इसमें नया डाटा डाला हुआ है तो वो खुद ही उसमें ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा when this becomes empty. Once the TX reg register transfers the data to TSR register, the TX reg register is empty and flag bit TXIF is set. The interrupt can be enabled or disabled by setting the bit TXIE. ठीक है. तो वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जब जैसे ही ये डाटा खाली होगा, ठीक है, आपके पास आपने यहाँ से आपने डाटा, लेट से एक डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था, अभी ख़त्म नहीं हुआ था वो ट्रांसफ़र, एक बिट ट्रांसफ़र हो रही थी. उसी दौरान आपने एक और नया डाटा यहाँ पर डाल दिया. जब आपने यहाँ पर नया डाल दिया तो वो इसके अंदर शिफ्ट नहीं होगा. अगर इसके अंदर शिफ्ट हो गया तो पुराना डाटा तो अभी ट्रांसमिट पूरा हुआ ही नहीं है. तो ये इसको पहले पूरा शिफ्ट करेगा. जब ये खाली हो जाएगा तो तब आपका नया डाटा यहाँ पर शिफ्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा TSR रजिस्टर में. जब आपके TSR रजिस्टर में ये TX रेज में जो पड़ा हुआ था वो ट्रांसफ़र हो गया है, तब आपकी एक फ्लैग बिट सेट हो जाएगी. और अगर आपने इंटरप्ट इनेबल किया हुआ है इसके ज़रिए से, तो वो इंटरप्ट भी जनरेट हो जाएगा. तो आप इस इंटरप्ट के ऊपर नई डाटा बाइट को इसके अंदर लोड कर सकते हैं. ये उन्होंने मुख्तसर यहाँ पर बताया. फ्लैग बिट TXIF विल बी सेट रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट ऑफ इनेबल bit TXIE and cannot be cleared in software. It will be reset only when new data is loaded into the TX reg register. तो ये कह रहे हैं कि ये जो आपकी TXIE फ्लैग बिट है, ये अगर आपने इंटरप्ट को इनेबल किया हुआ है या नहीं किया हुआ, उसके तो ये आपके पास ये सेट हो जाएगी. और इसको आप सॉफ्टवेयर में आप फ्लैग बिट को TXIF को आप सॉफ्टवेयर में क्लियर नहीं कर सकते. TXIF क्लियर लेके आप ये काम नहीं कर सकते. जब आप TX रेज के अंदर नया डाटा लिखेंगे, ठीक है, जब आपने इसका मतलब इसका ये जब फ्लैग सेट होगा इसका मतलब ये खाली हो गया. आप इसे क्लियर करने का तरीका ये नहीं कि आप इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जाएंगे और उसे क्लियर कर लेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं. आप क्या करेंगे, आप इसमें जब नया डाटा राइट करेंगे तो ये TXIF खुद ही क्लियर हो जाएगा. ये बता रहे हैं. ठीक, ऑलराइट. सो ये इसका प्रोसेस है सिंपल ट्रांसमिट करने का. इसके ऊपर करके ये मैं आपको एक्सप्लेन करके हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे और फिर हम आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे. ठीक है. तो आपने अगर आप प्रोग्रामिंग मोड में आ जाएं कि अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी हो तो आपके क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. सबसे पहले इनिशियलाइज SPBRE रजिस्टर फॉर अप्रोप्रिएट बॉड रेट. इसको अभी हमने देखा नहीं है. चलो अगली क्लास में हम इसको स्टार्ट करेंगे. अब बॉड रेट सेट करने के लिए कि किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर कम्युनिकेशन करनी है वो इस रजिस्टर की सेटिंग से होगा. वो हम कैसे होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. सबसे पहले आपने बॉड रेट सेट करना होगा, किस बॉर्ड के ऊपर किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है. इनेबल द एसिंक्रोनस सीरियल पोर्ट बाय क्लियरिंग SYNC एंड सेटिंग द SPEN. तो हम इसको सीरियल पोर्ट इनेबल करेंगे. SPEN से सीरियल पोर्ट इनेबल हो जाएगा और सिक बिट जो है जो हम देख चुके हैं ऊपर SFR के अंदर जो होती है उसको हम क्लियर करेंगे ताकि हमें एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन करें. ठीक है. अगर हम इसको सेट करेंगे तो फिर वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है. और इफ इंटरप्ट्स आर डिजायर्ड देन इनेबल TXIE. अगर हमें इंटरप्ट करना है तो हम TXIE को इनेबल कर देंगे. इफ 9th बिट ट्रांसमिशन इज डिजायर्ड सेट बिट TX9 कैन बी यूज एज एड्रेस फॉर डाटा. तो आप TX9 को सेट करेंगे, बताएंगे कि मैंने 9th बिट को भी इस्तेमाल करना है. ठीक है. इनेबल द ट्रांसमिशन बाय सेटिंग TX.
इनेबल, आप ट्रांसमिट इनेबल की बिट को सेट करेंगे, विच विल ऑल्सो सेट बिट TXIF। ठीक है, TXIF को वो क्यों सेट कर देगा, क्योंकि आपने जब ट्रांसमिट इनेबल किया है तो अभी तो आपने इसमें कुछ TX रेज में कुछ डाला ही नहीं है, तो ये TXIF खुद ही बहुत सेट हो जाएगा, यानी ये बताएगा कि मैं खाली हूँ, ये नहीं कि TX रेज खाली है। और ठीक है, उसके बाद इफ 9 बिट ट्रांसमिशन इज सिलेक्टेड द 9th बिट शुड बी लोडेड इनटू TX90। अगर आपने यहाँ पर रीसेट किया हुआ है ये 9th बिट, अगर आपने ये 0.4 को आपने इनेबल किया हुआ है, TX9 को आपने सेट किया हुआ है, यानी कि आप 9th बिट सेंड करना चाह रहे हैं, तो वो 9 बिट कौन सी है उसको आप TX9D SFR के अंदर, जो हम ऊपर देख चुके हैं, उसके अंदर लोड कर देंगे। और फाइनली क्या करेंगे, लोड डाटा इनटू द TX रेज रजिस्टर। और जैसे ही आप TX रेज के अंदर नई वैल्यू डालेंगे, सारी पहले सेटिंग हो चुकी है, जैसे ही आपने इसके अंदर डाटा लोड किया तो वो उसको यहाँ ट्रांसफ़र करके TSR रजिस्टर में कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये है इसका प्रोसेस है। थोड़ा सा इसका हम ये इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं इंशाल्लाह, यहीं से दोबारा कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ये आपके पास, ये आपने TX रेज के अंदर आपने वर्ड, इस पॉइंट इन टाइम, ये आपके पास टाइम चल रहा है, इस पॉइंट इन टाइम में आपके अंदर आपने TX रेज के अंदर डाटा राइट कर दिया। ठीक है, आपने सारी इनिशियलाइज जो हमने सेटिंग हमने यहाँ पर देखी वो आपने सारी कर दी। ये काम जो है ना TX रेज, वो काम आप यहाँ कर रहे हैं। आपने यानी कि डाटा को, इस वर्ड को जो भी आपकी बाइट है उसे आपको राइट कर दिया। जब आपने राइट कर दिया तो क्या होगा, अब यहाँ से देखें तो आपके पास TX फ्लैग पहले देखें, ये TX फ्लैग पहले सेट था, हाई था, यानी कि आपके पास ये क्या बता रहा था कि TX रेज खाली है। जैसे ही आपने अपना वर्ड भेजा तो ये लो हो गया, यानी कि अब मैं खाली नहीं हूँ, क्योंकि अब क्या हुआ है, आपने इसके अंदर कोई वैल्यू डाल दी है। जब इसके अंदर कोई वैल्यू डाल दी है तो ये TX फ्लैग जो है वो लो हो गया, यानी कि मेरे पास कोई वैल्यू है, लेकिन वो उसको डाटा को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, जब ये इसका ये यहाँ पर खाली हो गया, देखें दोबारा थोड़ा सी देर के बाद फ़ौरन बाद खाली हो गया, इसका क्या मतलब है कि वो डाटा जो है यहाँ से TX रेज से TSR के अंदर ट्रांसफ़र हो गया है। ठीक है, जब वो ट्रांसफ़र हो गया है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये आपकी वो BRG आउटपुट, ये शिफ्ट क्लॉक है, ये BRG आपके पास उस बॉड रेट के ऊपर डिपेंड करते हुए ये आपके पास क्लॉक एक जनरेट हो रही है, कितनी देर बाद शिफ्ट होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट, जब ये ट्रांसफ़र हो गया तो नेक्स्ट राइजिंग एज के ऊपर स्टार्ट बिट जाएगी। ठीक है, याद है सबसे पहले स्टार्ट बिट जाती है, स्टार्ट बिट क्या होती है, लो होती है। अब ये लो है, देखें यहाँ पर आपको इस वेव फॉर्म की नीचे लाइन नजर आ रही है, ऊपर कोई नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है ये डेफिनेटली लो होगी। और वो कितनी देर तक लो रहेगी, 1 बिट टाइम तक। और 1 बिट टाइम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी बॉड रेट के ऊपर। ठीक है, बॉड रेट कैसे सेट करेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह। तो आपने एक फ्रिक्वेंसी सेट कर दी जिसके ऊपर ट्रांसमिशन होगी, तो सबसे पहले एक बिट टाइम तक आपके पास स्टार्ट बिट जाएगी, फिर उसके बाद आपके पास LSB से, यानी कि बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3 गोइंग ऑल द वे अप टू बिट 7 या बिट 8 डिपेंडिंग ऑन योर सेटिंग। और उसके बाद देखें, अब ये देखें इसके दोनों के ऊपर लाइन है, यहाँ पे भी नीचे भी लाइन है, ऊपर भी लाइन है, इसका मतलब कि डाटा है, कुछ भी हो सकता है। ये वैल्यू जो है बिट 0 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने दोनों तरफ लाइन लगाई हुई है। तो ये आपके पास बिट 0, बिट 1, बिट 2 ऑल द वे टू बिट 7 या बिट 8 तक जाएगा। और उसके बाद स्टॉप बिट होगी, स्टॉप बिट जो है वो डेफिनेटली हाई होती है, इसलिए देखेंगे इसके नीचे कोई लाइन नहीं है। तो स्टार्ट बिट लो होती है और स्टॉप बिट हाई होती है, और बीच में आपके पास डाटा होता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा वो है डायग्राम, ये भी देख लें। वैसे ये TMR बिट कौन सी है, TRMT बिट कब सेट होती है, जब आपके पास ये शिफ्ट रजिस्टर खाली हो जाता है। ठीक है, तो पहले आपके पास यहाँ पर देखें शिफ्ट रजिस्टर यहाँ पर खाली था, जब तक इसके अंदर डाटा नहीं आया, ये आपका शिफ्ट रजिस्टर के अंदर डाटा है ना, जब तक शिफ्ट रजिस्टर के अंदर डाटा नहीं आया ये खाली था, और जब इसके अंदर डाटा आ गया तो ये स्टार्ट हो गया। अब ये खाली हो रहा है, इसका मतलब एक बिट ट्रांसफर हुई, 2 बिट ट्रांसफर हुई, जब आखिरी बिट ट्रांसफर होगी तो ये आपका शिफ्ट रजिस्टर है दोबारा खाली हो जाएगा। तो ये TRMT जो है ये शो करता है कि आपके पास शिफ्ट रजिस्टर कब खाली होगा। जब ये शिफ्ट रजिस्टर खाली हो जाएगा तो ये सेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये खाली हो गया, जैसे आखिरी बिट ट्रांसमिट हुई ये दोबारा हाई हो गया। राइट, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने इसको समझने की कोशिश करना है कि ये कैसे काम कर रहा है, ये क्या चक्कर है, इसके अंदर वेव फॉर्म में इसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं, ये क्या कहानी हो रही है। और ये मैं आपको सिर्फ उसी वक्त एक्सप्लेन करूंगा जब आप मुझसे सवाल पूछेंगे, नहीं तो ये आपके ज़िम्मे। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू आस्क अ स्मार्ट क्वेश्चन, डोंट आस्क सर ये समझ में नहीं आया। यू हैव टू आस्क अ स्मार्ट क्वेश्चन कि इस वेव फॉर्म में आई शुड सी फ्रॉम योर क्वेश्चन दैट यू हैव अंडरस्टूड वट एवर यू कुड। ठीक है, इस वेव फॉर्म को आप समझ के अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई तो इंशाल्लाह ये भी आपको समझ में आ जाएगी। ट्राई हार्ड टू अंडरस्टैंड दिस, इफ नॉट देन वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास फॉर योर टाइम। See you in the next class. Assalamu alaikum wa rahmatullah.